this is a statement of Stokes theorem. Just to see this picture, actually, you can see that now we are in three-dimensional space, right? And this is the curve C, this one, in anti-clockwise direction, right? And this is the surface. Actually, you can see this bulging surface, right, which is having the same boundary, capital C, but this time the surface is hanging. It's like a basket. Have you seen that basketball basket, the basketball basket you see in basketball court, where you have a, दिस इज अ काइंड ऑफ सर्कुलर रिंग देयर, यहाँ पे बिल्कुल सर्कल की तरह होता है वो, और नीचे जाली लटक रही होती है। तो ये भी कुछ वैसे ही पिक्चर है। इंपॉर्टेंट है कि एक ये बाउंड्री है ये वाली, जिसको सी लिखा गया है, और ये सरफेस है, झूल रही है नीचे, बट इट शुड बी ओरिएंटेबल सरफेस। ओरिएंटेबल का मतलब होता है एक ऐसा सरफेस जिसके जिसमें दो सरफेसेस हों, जिसको दो डिफरेंट कलर से कलर किया जा सके, राइट। तो काफी हद तक आप ऐसा अंदाजा लगा सकते हैं कि वैसे ही पिक्चर है, राइट। ओके, तो ये जो थ्योरम कह रही है, ये कह रही है कि अगर आप लाइन इंटीग्रेशन निकालेंगे इस कर्व सी पे चलते हुए, जो कि लेफ्ट साइड इंडिकेट कर रही है, दैट इज इक्वल टू द डबल इंटीग्रल computed over the surface capital S, and this time the surface, this is your capital surface S. See this open orientable surface, this clay colored surface is your ओपन ओरिएंटेबल सरफेस, क्योंकि इसके दो पहलू हैं, एक उसका दो तरफ से कलर कर सकते हो, इसीलिए ये सरफेस लिया जा रहा है, राइट। तो फर्क कुछ नहीं आया, ये बिल्कुल ग्रीन्स थ्योरम की तरह है। फर्क यहाँ पे कि यहाँ पे आर होता था, यहाँ एस आ गया, यहाँ पे के कैप होता था, यहाँ एन कैप आ गया, इधर डी एक्स डी वाई की जगह डी एस आ गया, और आना भी लाजमी है, क्योंकि डी एक्स डी वाई तो इसलिए आता था क्योंकि आप एक्स वाई प्लेन में होते थे। नाउ यू आर इन थ्री स्पेस, सो यू हैव टू राइट डी एस. Now, is it clear to all of you the meaning of this statement, because it is exactly similar to what we studied yesterday in Green's theorem, Gaurav Kumar? If it is clear, then I will proceed further. Yes, sir. Clear, sir. Yes, sir. फर्क पता चला है ग्रीन्स थ्योरम और इसमें? Yes, sir, yes, sir. इसमें सर सॉलिड है सर, 3D में है सर, इसमें उसमें सर 2D में है इसमें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज मैं आपको एक अच्छी बात बता दूं, ये नोट जो लिखा है इसमें लिखा है कि ये थ्योरम है बिल्कुल होल्ड करती है फॉर एनी ओपन ओरिएंटेबल सरफेस एस आउट ऑफ इनफाइनाइट चॉइसेस फॉर द सेम कर्व सी। इस बात का आप मतलब समझे तो अच्छा होगा। देखिए, जो आपकी बास्केटबॉल की, हाँ जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये कौन भी होता, अगर ये कौन भी होता, ऐसा कौन भी बनाया जा सकता है। इवन इन दैट केस दिस थ्योरम इज ट्रू, बिकॉज देयर आर सो मेनी सरफेसेस। एक ही सरफेस नहीं है, बहुत सारे सरफेस हो सकते हैं जो लटकते हों ऐसे करके, और भी हो सकता है कोई बॉक्स हो टाइप का, कोई बॉक्स हो 3D बॉक्स, है ना, बहुत सारे हो सकते हैं। सबके लिए आंसर सेम आएगा, जब तक कि ये जो आपका सी है वो सेम है, तब तक सारे आंसर सेम आएंगे। कहने का मतलब है ये कि अगर ये आपने सर्कल है ऊपर वाला दिख रहा होगा आपको, मैंने एलिप्स टाइप को बनाया क्योंकि आपकी अपनी तरफ से देख रहे हैं, राइट। जब तक कि ये सी सेम है, नीचे आप इसके चाहे आप इसको कोन बनाए, या फिर आप इसको ऐसा हेमिस्फेरिकल बाउल बना ले, या फिर आप इसको ऐसा कुछ गिलास बना ले, सिलेंडर टाइप का बना ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब में आंसर सेम आएगा। आपकी इच्छा है, आपको जो लेना है वो लीजिए। बल्कि मुझे तो लगता है कि जो सबसे आसान तरीका है वो कुछ भी उसके नीचे हैंग मत करिए, इसको यहाँ पे एक कपड़ा लगा दीजिए ऐसे करके, तो प्लेन बन जाएगा। यस और नो, दिस विल बी अ प्लेन। आई थिंक वो ज्यादा आसान होगा, क्योंकि उसका यूनिट नॉर्मल सबको पता होता है, वो के कैप के इक्वल हो जाएगा, राइट। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यही कह रहा है कि ये आपके ऊपर है कि आप सरफेस क्या लें, आप झूला झूलाएं या बिल्कुल सीधा सीधा बिल्कुल प्लेन ले लें, आपके ऊपर है, कोई खास फर्क पड़ता नहीं, आंसर सबसे सेम आता है। ये बात कम लोगों को पता होती है और बुक्स में लिखी नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि फ्लेक्सिबल है, यहाँ पे आपके ऊपर है, आपको ये कपड़ा लटकाना है या टाइट करना है आपके ऊपर है, सरफेस आप कुछ भी ले लें, ठीक है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे, जो कि आपको करने आने चाहिए। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि वेरीफाई करिए स्टोक्स थ्योरम को। फंक्शन वेक्टर फंक्शन आपको दिख रहा होगा, राइट, और एस सरफेस दिया है आपको, दैट इज एक्चुअली प्लेन इन थ्री स्पेस इन फर्स्ट ऑक्टेट, राइट। तो शुरुआत में पिक्चर बनाने से ही करूँगा कि हमेशा की तरह z एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, एंड दिस इज योर x एक्सिस,
right? And now see the equation of the plane. If you bring this 2 here in the denominator of each coefficient of x, y, and z, then you will be getting something like x upon 1, y upon 2, and z upon 2. It means that on x-axis it will be intersecting at this point, right? And on y-axis it will be intersecting at 2, and on z-axis also it will be intersecting at z equal to 2, right? तो कुछ इस तरीके का तस्वीर बन के आएगा. This is a kind of plane, and to give it a 3D look, I have to erase this coordinate axis going towards the origin like this. Okay, fine. Now, and we can shade this picture also, because this is the surface they are talking about. ये जो plane जो आपको दिख रहा है ट्राइंगल की तरह है, इसी की बात हो रही है, यही है आपका सरफेस. लेकिन अगर आप स्टोक्स थ्योरम लगाना चाहते हैं तो सरफेस की बाउंड्री क्या है? Gaurav, can you please tell me the boundary of this plane? सर इस 3 plane की लाइन है बाउंड्री. सर उसको. सर 3 लाइन होगा सर. हाँ, 3 लाइन होंगी. तो आपको क्या लगता है कि इसमें लाइन इंटीग्रेशन निकालना आसान है या सरफेस इंटीग्रेशन निकालना आसान है? हालांकि इस उम्र में हम बच्चा सोचता है कि लाइन इंटीग्रेशन आसान होता है, लेकिन क्योंकि सरफेस 3 लाइन सरफेस आसान है, क्योंकि सरफेस तो एक ही है लेकिन लाइन कितनी है? 3 है. तो वो भारी पड़ जाएगा 3 की तरफ से काम करना, राइट? आप समझ पा रहे होंगे. खैर मैं पिक्चर पूरी कर रहा हूँ, तो इसको सरफेस लिख रहा हूँ. दिस इज द सरफेस एस. सरफेस एस इज प्लेन एक्चुअली, एंड प्लेन की इक्वेशन है एक्स अपॉन 1 प्लस वाई अपॉन 2 प्लस जेड अपॉन 1 इक्वल टू 1. मैंने थोड़ा इसको अलग अंदाज में लिख दिया, राइट? ओके फाइन. नाउ व्हाट विल डू, विल जस्ट, हाँ हम इसके क्या करते हैं, हम इनके कोऑर्डिनेट भी लिख देते हैं. ये वाला कोऑर्डिनेट होगा दैट विल बी 0 2 0, राइट? एंड दिस विल बी 1 0 0. दिस विल बी 0 0 2. आई थिंक कुछ गलती करी है मैंने, 2 आना चाहिए था यहाँ पे, मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया. शुड बी 2. ओके फाइन. Is it fine? Now please pay attention. I am going to evaluate since I have to verify Stokes theorem. तो मुझे दोनों ही sides मुझे निकालनी पड़ेंगे, दोनों बराबर आनी चाहिए. तो it will be a long question actually. तो सब्र बनाए रखिएगा और मेरी मदद करिएगा. जहाँ पे मैं गलत करूँ मुझे रोक दीजिएगा. उसको वेट मत करिएगा कि मेरी गलती को आगे एस्केलेट हो जाए आगे की कैलकुलेशन में, मुझे रोक दीजिएगा, ठीक है? अच्छा, पहले तो मैं ड्रॉ करूंगा इसका कर्व, ये वो दूसरे स्टेप में करेंगे. पहले काम करते हैं, पहले इसकी राइट हैंड साइड निकालेंगे, फिर हम लेफ्ट निकालेंगे, राइट? तो पहले ग्रीन्स थ्योरम लिख देते हैं, सॉरी स्टोक्स थ्योरम. बाय स्टोक्स थ्योरम we have line integral C, sorry, C should be written here actually. Okay, f dot dr vector is equal to double integral s, right? Do not write capital R. Please note that we have reserved symbols for specific conditions. Whenever I deal in on xy plane, I write capital R, and whenever I deal with objects which are hanging in 3 space, I write capital S. तो आप भी ऐसा करिएगा. And here I write curl of f and then dot n cap and then ds, right? So this is what we want to prove. ये हमको एक तरीके से इसको वेरीफाई हमको करना है. इसकी लेफ्ट साइड भी कैलकुलेट करनी है और राइट साइड भी करनी है. तो मैं अभी फिलहाल राइट साइड से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन मैं चाहता हूँ कि इस पर ज़्यादा एम्फेसिस किया जाए. लाइन इंटीग्रेशन इज क्वाइट इजी. सो राइट हैंड साइड आई एम स्टार्टिंग विद, सो इट्स डबल इंटीग्रेशन दिस थिंग, राइट? S curl of f dot n cap and ds. Now I will be finding these things one by one, right? First I will find curl of f, right here. Curl f is actually equal to nebula cross f, and that is computed by a 3 cross 3 determinant where we write I cap, j cap and k cap, and then we write the coefficient of I, j, k from nebula actually by del z.
Okay, so now I'm writing the coefficient of I, j, k from the field f, and those are x plus y plus z, and minus x. So x plus y plus z, and then minus of x, right? And now that gives you what? That gives you I del better, that will be 0, so that will be minus of I cap, and I think that will be plus of k cap, and what, k, okay, it should be 0 and minus of k cap. Yes, yes. This is your curl f. Now we'll focus on this n cap. Now please, can you tell me the direction of n cap? Of course, n cap is a unit normal to this direction, and it is given by actually gradient of phi upon modulus of gradient phi, right? Now you have to decide what is phi. What is the surface? This is a surface phi actually, root 3. Okay, so you're telling me that, okay, fine, fine. Are you telling me the value of n cap, Gaurav? मुझे आप क्या बता रहे हैं? यस सर, एन कैप का वैल्यू सर। अच्छा ठीक है, चलिए फिर ठीक है, पहले फाई लिख देते हैं क्योंकि बच्चों को ये बताना जरूरी है कि फाई सरफेस है। किसका सरफेस है? प्लेन का। प्लेन की इक्वेशन लिखी है, एक्स क्या थी, 2x थी शायद, 2x प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2 इक्वल टू 0, ये आपका फाई था। और यहाँ से मैं एन कैप निकालूंगा, देयरफॉर फॉर्मूला इज ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई। तो जैसा कि आपने बताया कि ये आएगा 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4566 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ये आना चाहिए गौरव मेरे हिसाब से। तो इज इट फाइन? सर 2 मिस हो गया था सर। हाँ, वही मुझे कुछ लग रहा था, कुछ मिस हुआ आपसे। चलिए कोई बात नहीं, दिस इज एन कैप। नाउ फोकस ऑन दिस ds। ds जो होता है वो तो, ds तो सरफेस का एक तरीके से एलिमेंट्री सरफेस एरिया है इन थ्री स्पेस। और थ्री स्पेस पे काम करना मुश्किल होता है, आपको प्रोजेक्शन लेना होगा। तो गौरव किस किस प्लेन पे इसका प्रोजेक्शन लेना चाहिए वैसे, या तीनों प्लेन में प्रोजेक्शन लिया जा सकता है? तीनों में ले सकते हैं सर। कहीं पे भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं ज़मीन पे ले लेता हूँ, क्योंकि ज़मीन से जुड़ा जो आदमी होता है तो वो ज़मीन के पास ही रहना चाहता है। मैं भी ज़मीन से जुड़ा आदमी हूँ, तो मैंने भी ज़मीन पे प्रोजेक्शन ले लिया। हालांकि इसका प्रोजेक्शन कहीं पे भी लिया जा सकता है, किसी भी प्लेन में। तो दिस इज अ प्रोजेक्शन आर, एंड आई विल जस्ट राइट हियर प्रोजेक्शन। और इसका प्रोजेक्शन जो आ रहा है ज़मीन पे कैसा दिख रहा है? कुछ सर्कल है, ट्राइंगल है, क्या है? हम्म? ट्रायंगल ये सर। एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल का नाम है ओ ए बी। अब मुझे यहाँ पे ओरिजिन भी लिखना पड़ेगा, ओ ए बी मुझे बनाना भी पड़ेगा ऑफ कोर्स। पहले हम लिख देते हैं इस बात को कि हम प्रोजेक्शन ज़मीन पे ले रहे हैं, टेकिंग। और प्रोजेक्शन लेने की शर्त आपको याद होगी, बड़ी अजीब सी शर्त थी कि आपको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना होता है ऊपर की तरफ। तो वो जो सरफेस को एक ही पॉइंट पे होल होना चाहिए, वो प्रोजेक्शन करेक्ट होता है। आर ऑन एक्स वाई प्लेन। देन अगर आप एक्स वाई प्लेन में उतर ही चुके हैं तो ds को भी बदलना होगा, dx dy अपॉन एन कैप डॉट के कैप से, राइट। और हाँ, एन कैप आपके पास है, के कैप आप करेंगे, दैट विल बी dx dy upon 1 upon root 6. Please note that I have changed the sign into positive because mod जो बैठा है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। नोट दिस, राइट। नाउ इसके बाद मैं काबिल हो चुका हूँ राइट हैंड साइड इवेलुएट करने के। देयरफॉर RHS is equal to, please pay attention, this is very important, बहुत important है। Now you have taken projection capital R, now there is no need to write S here, you can write capital R, क्योंकि अब आपने प्रोजेक्शन जमीन पे ले लिया। अब आप जमीनी आदमी बन चुके हैं, जमीन पे आप उतर चुके हैं, तो आप सरफेस छोड़ दीजिए, अब रीजन लिखिए, राइट। कर्ल एफ और डॉट एन करिए, चाहे तो इसे अपने मन में कर लीजिए। कर्ल एफ आपको दिख रहा होगा, ये है कर्ल एफ और ये है डॉट एन। तो डॉट करेंगे तो मुझे लगता है कि माइनस का 2 प्लस का 1 और माइनस का प्लस का हो जाएगा, सॉरी ये तो 0 आ रहा है, कमाल की बात हो गई। -2 +1 +1, सॉरी, ओके फाइन। इज इट 0? ये तो 0 कर रहा है सब कुछ, कुछ प्रॉब्लम तो, गलती तो नहीं की हमने?
या मैंने साइन इट शुड बी प्लस. या आंसर इज -2 because I have done a mistake here. It should be plus actually. Now it will be a -1 actually. -1 and then divided by divided by square root of 6, and then ds is replaced by dx dy upon 1 upon square root of 6. And as I promised you in earlier classes that this fellow will always be cancelled. There is no point to worry about this complicated fraction. Whatever it is, it will always be cancelled. Okay. Okay, fine. So I'm not just erasing those marks, and now I have to write the limits of capital R. But should I really worry about? Yeah, सोनू सिंह एब्सोल्युटली करेक्ट. हमें ज़्यादा परेशानी नहीं करनी है लिमिट लिखने की, क्योंकि हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि ये जो नंबर आया यहाँ पे, ये -2 आ गया यहाँ पे. और अब लिमिट का क्या करना है, लिमिट किसको चाहिए, अब क्या करना है लिमिट का, क्योंकि ये तो एरिया बन चुका है. और ट्राइंगल का एरिया सभी को मालूम होता है, भले ही वो कोई भी उम्र चल रही हो, चाहे वो मेरी सभी को ट्राइंगल का एरिया पता होता है. और ये तो वैसे भी राइट एंगल ट्राइंगल है, इसका एरिया तो कोई भी बता देगा. इनफैक्ट अमन तोमर भी बता देंगे. अमन तोमर, एरिया बताना इस ट्राइंगल. अमन तोमर है यहाँ पे या नहीं है? चलिए कोई और बता दीजिए. हदीज शेख ही बता देंगे इसका आंसर तो. अच्छा है तो बता दो भाई, कितना एरिया होगा राइट एंगल ट्राइंगल का? एरिया क्या होता है? क्वेश्चन मिस हो गया, बताओ. हदीज शेख होंगे वहां पे. हैं? हाँ हरीश शेख, अपनी बुलंद आवाज में इस ट्राइंगल का, राइट एंगल ट्राइंगल है, दिख रहा होगा आपको. हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. हाफ इंटू बेस, बेस कितना है? ओ बी. हाइट कितनी है? ओ ए. तो -2 इंटू हाफ इंटू 2 इंटू 1, आई थिंक यही है. फाइन. तो कैंसिल होने के बाद आंसर आ गया. अभी आधा बचा. लेफ्ट हैंड साइड भी तो निकालनी है अभी, जो कि एक लंबा काम है. क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में 3 बार का कैलकुलेशन करना पड़ेगा. 3 इसकी एजेस हैं इस ट्राइंगल की. 3 बार इंटीग्रेशन, 3 बार सेम आंसर आना चाहिए, या 3 का एडिशन. नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं है. सेम आंसर क्यों? तीनों को टोटल लाना चाहिए -2. दिस इज C1 एक्चुअली. कैन यू प्लीज टेल मी द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन? क्या इस लाइन की इक्वेशन आप मुझे बता सकते हैं? इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AB की y इक्वल टू 2 माइनस 2x. देखिएगा. हाँ ठीक है. ओके. एंड इसी के साथ इसका डिफरेंशिएशन भी कर लीजिए. दैट विल गिव यू dy इक्वल टू -2dx. सो दिस इज द फर्स्ट कर्व, एंड देन अलोंग दिस कर्व, यहाँ पे जगह थोड़ी कम है, this one, right? And then this, note that you have to go counter clockwise. भूल मत जाइएगा, counter clockwise चलना होता है, और कोई चाल इसमें एक्सेप्ट नहीं है. This is C2, and the equation of this line will be this is in actually YZ plane. So its equation is y plus z equal to 2, and when you differentiate it, it will give you dy equal to minus of dz, right? This is second one. And now for the third boundary, this is C3, C3, and the equation of this line is 2x plus z is equal to 2. मुझे उम्मीद है आप ये इक्वेशन तो निकाल लेंगे. तो 10th क्लास का काम है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लगानी है. ध्यान रखिएगा, 2 इसको 3D से 2D में कन्वर्ट कर लीजिएगा. जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आप लेंगे 0,2 इस पॉइंट का, और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको लेना चाहिए 1,0. जो एक्सिस एब्सेंट है उसका कोऑर्डिनेट हटा दीजिएगा, राइट? और फिर ये इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस z इक्वल टू 2, राइट? एंड अगर आप इसको डिफरेंशिएशन करें तो आपको मिलेगा 2dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ dz, राइट? ओके फाइन. नाउ 3 बार इंटीग्रेशन करना है. वी आर टॉकिंग अबाउट एक्चुअली लेफ्ट हैंड साइड. हम लेफ्ट हैंड साइड निकालने जा रहे हैं. तैयार हो जाइए. नाउ LHS is equal to closed curve line integration f dot dr, right? और f की वैल्यू तो खैर आपके पास है ही. f की वैल्यू क्वेश्चन में दी है, x plus y plus z minus x. ओके फाइन.
So that gives you x plus y dx plus y plus z dy and minus x dz, and this will be integrated along curve C traced anti-clockwise. Fine. Now it will be actually broken into three separate integrals. One is along C1 and then along C2 and then along C3. Right, fine. Now along C1, please pay attention. सोनू कुमार हमारे साथ जुड़ जाएंगे. सोनू कुमार. यस सर. ये C1 प्लेन में तो ये वाली लाइन दिख रही होगी आपको. इसमें Z तो 0 है. सही बात. तो Z तो 0 है. आप तो जमीन पे है वैसे भी, तो बल्कि लिखना भी चाहिए था मुझे. सॉरी यहाँ मैंने लिखा नहीं है, भूल हो गई मुझसे. Z0 भी लिखना चाहिए. एंड Z इक्वल टू 0, और Z 0 है तो DZ भी 0 होगा. यस और नो? ओके. ऐसे ही इसमें कौन 0 है? C3 में. इसमें C3 में Y 0, तो फिर dy भी 0 होगा. क्यों? ऐसे ही C2 में कौन 0 होगा? C2 में YZ पे x 0 होगा. तो x 0 है तो dx भी 0 होगा, है ना? तो ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन लेके आपको जाना है अपने इंटीग्रेशन के अंदर. तो पहले मैं C1 की बात करूँ. C1 को देख लो गौर से. Z 0 है और ये सब है, सब कुछ x में, y और x में चेंज करना है. नाउ Z को 0 डाल देंगे, ये खत्म हो जाएगा. आपको मिलेगा x प्लस y. y की वैल्यू कितनी आएगी भैया? 2 माइनस 2x. तो ये हो गया आपका 2 माइनस x. फाइनली दैट विल बी 2 माइनस x. 2 माइनस x. dx को dx रहने दें. इसमें गुंजाइश है कुछ चेंज करने की. प्लस y. z तो 0 है और y कितना है? चलिए y dy रहने देते हैं. y dy. ये आया आपका इतना सा हिस्सा C1 के लिए. नाउ विल टॉक अबाउट C2. C2 में गौरव, C2 में कौन 0 है? x 0 है. x वाला खत्म हो गया. y प्लस z 2 है. हाँ देखो जरा ध्यान से, क्योंकि कॉपी ऊपर पलटनी पड़ती है. y प्लस z की वैल्यू 2 है, x 0 है, तो ये हो जाएगा y dx, है ना? y x 0 है ना, तो ये खत्म हो गया. ये भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया. बीच वाला बचा, है ना? यस सर. यस और नो? यस y प्लस z 2 है, 2 dy. ये बचा खाली. ऐसे कितनी अच्छी किस्मत है, कुछ बचा ही नहीं. अब बचा तीसरा वाला. इसको करीब ले आते हैं, इसके दूर रखना ठीक नहीं है इसको. अलॉन्ग C3 में देखते हैं कौन 0 है. C3 में है आपका y 0 है, dy 0 है. बस y और dy 0 है, तो ये क्या बचेगा? y 0 होगा, ये खत्म हो गया, है ना? पहला वाला बचा क्या? पहला वाला बचा x प्लस वाई डी एक्स, है ना? y 0 है ना, तो x dx बचा पहला वाला. और ये बचा माइनस का x dz. dz की वैल्यू कितनी है? माइनस dz 2dx के बराबर. ओके 2dx के बराबर. तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2x dx. ये आया भाई फाइनल. नाउ प्लीज पे अटेंशन. प्लीज पे अटेंशन. सी दिस इज अलोंग C1. ध्यान रखिएगा. 2 माइनस एक्स dx. और C1 में जब आप चले थे तो लिमिट x की कहाँ से कहाँ तक थी? 1 से लेके 0 तक. देखिए 1 से लेके 0 ये थी आपकी लिमिट x की जो चेंज हुई है, 1 to 0, राइट? और सुनो, यस सर. 0 से 2. y की 0 से 2 थी पक्का? यस सर. हाँ ठीक है, ठीक कह रहे हो. C1 के अंदर देखिए ना आपने. ठीक है, ये तो निकला पहले वाले से, C1 से निकला. इसमें सर 2 बताना से जरा. 0 नहीं सर, जो C1 में है सर. सॉरी सर. C1 की 0 से 2 नहीं. ठीक है 0 से 2 ही है. इसकी बताओ, y की लिमिट बताओ. C2 में पिक्चर दिखा नहीं है. C2 में y की लिमिट 2 से लेके 0, 2 से 0, 2 से 0. C3 में बतानी है. जोड़ दो इन दोनों को, ये जुड़ जाएगा. तो 3x dx. x की लिमिट C3 में 0 से 1, 0 से 1. अब इंटीग्रेशन इसका घर में करना आराम से तसल्ली से. आंसर आएगा -2. वो आप कर लेना, कोई इशू नहीं है. ठीक है, आंसर बराबर सही आएगा. -2 ही आएगा. ये सही है, कोई गलती नहीं है इसमें. कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बता दीजिए. अच्छा ये बताइए मुझे, दोनों इंटीग्रल को देखिए, एक लेफ्ट हैंड साइड भी देखिए, राइट हैंड साइड. सच बताइएगा ईमानदारी से, कौन सी साइड आपको आसान लग रही है निकालने पे? ये आसान है या ये आसान है? इजी क्या है? ऊपर वाला.
ऊपर वाला इजी। और पता है हाँ वो इसलिए इजी है क्योंकि यहाँ पे किस्मत से -2 आ गया। हाँ अगर यहाँ पे फंक्शन आता तो तब थोड़ा दिक्कत होती। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ ऐसा ही कह रहा है, लेकिन वो आपसे ये नहीं कह रहा कि वेरीफाई करिए, वो कह रहा है कि इवेलुएट करिए। राइट, क्या इवेलुएट करिए? यही लाइन इंटीग्रेशन इवेलुएट करिए। राइट, चाहिए जरा इसको ठीक से बना देते हैं। या एफ डॉट डी आर अलॉन्ग सम क्लोज कर्व सी। अब पता चलेगा कि वो सी है क्या चीज। राइट, वेयर C is the boundary, किसी की बाउंड्री है, ये पता नहीं किसकी बाउंड्री है, देखते हैं। बाउंड्री ऑफ सेमी इलिप्सॉइड प्लेन z इक्वल टू 0। z इक्वल टू 0 कौन सा प्लेन होता है? मतलब z इक्वल टू 0 को बोलते हैं xy प्लेन। ठीक है, तो ये है, आपको अंडे को आधा काटना है। और जो C है, C असल में ये है बाउंड्री है इलिप्सॉइड की xy प्लेन में, जो भी दिखानी पड़ेगी कुछ ऐसे। और इसको भी 3D लुक देना पड़ेगा। जो अंदर वाला जो है डायमीटर है, सॉरी कर्व है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से कुछ fine, now it's fine. और प्रोजेक्शन को I will color that projection with the shading. Can you see that the base curve, इस इलिप्सॉइड का जो बेस वाला कर्व है नीचे वाला, वो भी अपने आप में एक इलिप्स है, क्योंकि जो अंडे की जो परछाई बनेगी वो सर्कल नहीं बन सकती। देखिएगा ये इलिप्स ही बनेगी इसकी परछाई। ओके, we have just shaded the projection of this semi ellipsoid on xy plane. Okay, fine, I will just save this and yeah, now I will just draw few more lines to give it a 3D. Is it perfect now? I think it is. काफी हद तक ये ठीक लग रहा है. It is looking like a half egg, right? Now please pay attention. We will talk about actually this thing, this one जो क्वेश्चन में पूछा गया है। सी, पिक्चर को भी छोड़ देते हैं। Here इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल along C. So C जैसे ही आपने लिखा है तो आपको मार्क करना चाहिए कि C किसको बोलेंगे। कौन है यहाँ पे C? सोनू, C दिख रहा है आपको? C कौन है? क्वेश्चन में बोला गया है C किसको, किसको बोला गया है C? सर बाउंड्री ऑफ इलिप्स। बाउंड्री, ओके, तो बाउंड्री ऑफ इलिप्स बोली गई, बिल्कुल सही कहा आपने। तो फिर सरफेस कौन है? सरफेस, सरफेस किसे लेंगे? ये झूलता हुआ, जैसे ये इस पिक्चर का उल्टा पिक्चर है। कहाँ गया ये? तो नीचे झूल रहा था, ये झूल नहीं रहा है, ये उल्टा है, बल्कि ऊपर की तरफ है ये, ऐसे करके। तो दिस इज सरफेस एस, राइट, दिस इज योर सरफेस एस। यस सर। एंड इसका जो नॉर्मल होगा वो कुछ ऐसे बनेगा, नॉर्मल, यूनिट नॉर्मल ऐसे करके। एन कैप, एन कैप दैट विल बी इक्वल टू ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉडुलस ऑफ ग्रेडियंट फाई, राइट, वेयर फाई इज दिस, जो बोला भी उन्होंने सरफेस इसका है ellipsoid का, right? So this is f dot dr is actually equal to double integration of over the surface s, और s मुझे पिक्चर में भी लिखना पड़ेगा। This is your surface s, right? Okay, and curl f dot n cap ds. Is it fine to all of you, right? Okay, now I will, rather than evaluating left hand side, which is a line integral, I will evaluate right hand side using that Stokes theorem, right? So I have to mention here by Stokes theorem. Okay, now चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे कर्ल ऑफ f, right? Okay, कर्ल f will be nebula cross f, f क्वेश्चन में गिवन है, is equal to x comma x cube y square z, and they are written in this these square brackets. So this is a special kind of notation to write a vector. This is I cap, this is j cap, I cap, j cap, k cap. तो जगह की कमी होने के कारण मैंने ऐसे लिख दिया, लेकिन ये भी अपने आप में नोटेशन होती है, ऐसा भी लिखा जाता है। ठीक है, चलिए कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? वाई स्क्वायर है सर। हाँ जी, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, इसको ठीक से लिख देते हैं, ओके एक्स क्यूब वाई स्क्वायर,
तो ये आई कैप है, दिस इज जे कैप, दिस इज के कैप। ये भी एक तरीका होता है लिखने का। वेक्टर को तो लिखते हैं मैट्रिक्स के फॉर्म में, नहीं लिखते वेक्टर को, रो वेक्टर कॉलम वेक्टर, मैंने भी वही लिखा है, कोई नई चीज़ नहीं है। चलिए अब आते हैं अपने सवाल पर। तो फिर से वही सब, आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाय डेल एक्स। ये बड़ा परेशान करता है मुझे अपने आप, जो पेमेंट भी नहीं रहा, देखिए डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, राइट। So tell then x cube y square and this is z. Okay, तो आप इसको इवेलुएट करेंगे, you will be getting 3, see ये 0 है, 0 हो गया, this is also 0, also 0, k कैप वाला आएगा 3x square y square k कैप, ये बचेगा, दिख रहा होगा आपको साफ साफ, राइट। नाउ ये आ गया। अब मैं बात करूंगा n कैप की, राइट, and n cap will be given by gradient of phi upon modulus of gradient phi। लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि भाई ये फाई है क्या, ये फाई कौन है। ये फाई जो है ये इस एग का सरफेस है, और जिसकी इक्वेशन आपको लिख के भी दी हुई है, वेयर फाई इज इक्वल टू, राइट। तो क्या निकलेगा, फाई माइनस में लाना पड़ेगा, ये तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करेंगे। क्यों स्क्वायरिंग कर दें दोनों साइड पे, मुझे लगता है स्क्वायरिंग कर देनी चाहिए इसकी, दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। क्या करना है, स्क्वायर करोगे तो 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये जो आया ये इसका स्क्वायरिंग करके आया है, राइट। ओके फाइन। नाउ ये आपको देगा इम्प्लाइज एन कैप विल बी इक्वल टू, ग्रेडियंट फाई करेंगे दैट विल बी 8x आई कैप plus 2y j cap plus 2z k cap and divided by this complicated denominator, but please do not worry about this complicated denominator, चिंता मत करिए, ये कैंसिल होगा ही होगा। 64x square 4y square plus 4z square, fine। Now what we will do, we'll just take projection on the correct plane. Now again, who will tell me the correct projection is Chris Kandari, Mr. KK is here, एक्स वाई प्लेन में, ऑफ कोर्स दिख भी रहा है वो तो साफ साफ एक्स वाई प्लेन में। तो एक्स वाई प्लेन में इसका प्रोजेक्शन लेना चाहिए हमको, ले लेते हैं, टेकिंग प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन, राइट। और जैसे आपने एक्स वाई प्लेन में प्रोजेक्शन लिया तो फिर इमीडिएटली आपको ds को रिप्लेस मानना पड़ेगा dx dy अपॉन मॉडुलस ऑफ n डॉट k cap and that gives you what, n आपको दिख रहा होगा, इसका k cap के साथ करिएगा तो आपको मिलेगा dx dy अपॉन 2z अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लिकेटेड थिंग 64x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर plus 4z square. Okay, now we are all set to actually evaluate this right hand side. See, we have done everything, but one thing is still remaining. We have to think about this projection. This projection is actually an ellipse. Do you agree with me that this is an ellipse? This is not a circle. क्या ये क्लियर है आपको? ये इलिप्स ही है, सर्कल है? अगर किसी को डाउट है तो प्लीज मुझे रोक लीजिए, क्योंकि तुक्का मत मारिए। ये इलिप्स आएगा, कैसे आएगा देखिए ये कुछ नहीं है, ये जो बन रहा है, इलिप्स जो बन रहा है, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये वाला, सॉरी मैं इसको कलर दिखाता हूँ, ये जो इलिप्स जो बना है ये किस किस के मिलने से बना है, कौन कौन मिला तब जाके इलिप्स दिखा। 2 सेमी इलिप्सॉइड, इलिप्सॉइड का प्लेन के साथ ऐसे करना चाहिए आपको, इलिप्सॉइड का जब मिलन हुआ इस प्लेन के साथ एक्स वाई प्लेन के साथ, तब जाके मिला। खुद सोचो ना, तभी तो बनेगा ये। जब आप चाकू से काटेंगे अंडे को तभी तो मिलेगा। चाकू क्या है, अपने एक्स वाई प्लेन है, हॉरिजॉन्टली काटना है, ऑब्लिकली नहीं काटना है। हॉरिजॉन्टली काटा आपने, ऐसा रहा होगा ना एग, ऐसे रहा होगा, आपने बिल्कुल ऐसे काटा यूं करके। तो किस किस का मिलन हुआ, ये अंडे का मिलन हुआ चाकू के साथ, द मीटिंग ऑफ एग विद नाइफ। बट जो नाइफ है वो आपने ऐसे ही नहीं चला दिया टेढ़ा मेढ़ा, वो आपने बिल्कुल हॉरिजॉन्टली चलाया, तब जाके ऐसा मिलेगा आपको। ओके फाइन। तो इसकी जो इक्वेशन होगी, द इक्वेशन ऑफ दिस एलिप्स विल बी obtained by putting z equal to 0 here. So if you put z equal to 0 here, you will be getting an equation of ellipse. So that gives you 4x square plus y square
equal to 4, right? Is it fine? Yes, Is it sir. fine? Okay, ये कैसे मिला? Z को 0 डाला मैंने Z को भी रख दिया. और वो रखना ही है, मैं Z तभी तो बना हूँ, तो बनेगा नहीं, जमीन पे जाओगे तभी तो मिलेगा. Z जमीन का मतलब Z इक्वल टू 0. चलिए ये ठीक है. और हाँ, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज x स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इक्वल टू 1. ये भी पता होना चाहिए आपको. ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ये काम आएगा इसलिए लिखा हूँ, इसको याद रखिएगा. राइट, ओके फाइन. चलिए वापस आते हैं. हम तैयार हैं इस को इवेल्युएट, हालांकि ये नहीं पूछा ये गया था, लेकिन हम चला के हम ये निकाल रहे हैं. चलिए देखिएगा. नाउ डबल इंटीग्रेशन ओवर एस कर्ल एफ का मतलब था ये डॉट एन कैप, राइट, ये पूरा एक ही है. डी एस दैट इज डबल इंटीग्रेशन. नाउ वी कैन राइट कंफर्टेबली राइट कैपिटल आर. इसका वैल्यू हमने निकाला है, थोड़ा ऊपर कहीं पे है लिखा हुआ, ये रहा शायद 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर के कैप. एंड ये डॉट करेंगे एन कैप के साथ. एन तो काफ़ी बड़ा है, लिखना पड़ेगा, क्या करें, कॉपी पेस्ट चलेगा तो देखते हैं. दिस इज एन कैप. लेट मी जस्ट clone this picture and I will just paste it here, yeah, like this. And then ds will be replaced by dx dy upon 2z upon square root of 64x square plus 4y square plus 4z square. तो आप देख पा रहे होंगे कि जैसा मैंने आपसे वादा किया है कि हमेशा कट जाएगा, इसके बारे में कुछ खास चिंता मत करा करिए आप लोग, ठीक है. चलिए, दैट गिव्स यू डबल इंटीग्रेशन. ऑफ कोर्स नाउ वी आर इन द वर्ज ऑफ फाइंडिंग द लिमिट्स ऑफ एक्स एंड वाई. अब लिमिट तैयार कर लीजिए, पहले के कैप के साथ कर लीजिए. कितना है ये आएगा सर 12x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर. 12 क्यों आएगा सर वो 2z भी तो. हाँ, तो 3 2 6 ही तो होता है आजकल. Yes. और नीचे से 2z कटेगा तो 2z तो काटेगा ना उसको, 3 बचेगा. क्यों, 2 तो काटेगा उसको, 3 बच जाएगा. एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड देन dx dy. Is it fine to all of you? Please tell me. Is it fine? Because this 2 will be cancelled with this 2, वो कट जाएगा. z भी कैंसिल हो जाएगा. अच्छी बात ये है, नहीं z हाँ हो रहा है, z कैंसिल. एंड लकीली वी आर नॉट हैविंग z हियर. अगर यहाँ पे z होता, अगर आता, किस्मत हमारी थोड़ी खराब होती, तो z अगर मान लीजिए आ जाता, तो z मैं कैसे हटाता, मैं इससे हटाता z, इस सरफेस से. z की वैल्यू यहाँ से निकालनी पड़ती, बट दैट विल बी क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड. अच्छी बात है कि इतना ही आ रहा है, इंटीग्रेशन हम इसका कर लेंगे. नाउ आई हैव ड्रॉ दिस इलिप्स ऑन एक्स वाई प्लेन, क्योंकि अब मुझे लिमिट वाकई में निकालनी है. तो चलिए अब हमारी थोड़ी मेहनत ज़्यादा हो रही है. शुरू करते हैं. दिस इज योर y एक्सिस, राइट, this is your x-axis, and this was your projection, which was actually an ellipse on xy plane. So this is your x-axis, this is your y-axis, and this was your shaded projection capital R on xy plane. See, now this is your strip. See the base of the strip, it is lying on y is equal to what? Y is equal to, यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए. That will be 4 minus 4x square का under root minus of under root 4 minus 4x square, if I'm not wrong. Yes. And see the head of the strip that is lying below the curve, y is equal to plus under root of 4 minus 4x square. And see the motion of the strip. The motion of the strip is from left to right, of course, in this direction, right? Okay, and the limits of x will be varying from the point, and this point will be what? This point will be actually see the equation. The equation of ellipse is this one. So x square upon 1, so minus 1 comma 0. This will be minus 1 comma 0. This will be 1 comma 0, right? Is it fine to all of you? Right, so the limits of x will be minus 1 to 1. Fine. Is it clear to all of you that why this picture is so important this time? The projection is important this time, क्योंकि इस बार वो किस्मत इतनी अच्छी नहीं कि एरिया आ गया, बिकॉज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ रहे थे यहाँ पे, कैंसिल नहीं हो पाया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर. तो अब क्या करें, अब तो हमको
करना ही पड़ेगा, फिर वैसे करना पड़ेगा जैसे करते हैं, राइट. Okay, now what I will do, I will just use these limits and see double integration. Outer limits are always used for actually used for the constant limits, so those are from x equal to -1 to 1, right? And the inner limits are for the base in the head of the strip, those are from minus under root 4 minus 4x square to the root of 4 minus 4x square, and then 3 x square, y square, and then dy of course, and then dx. Is it fine to all of you? Now can you integrate this with respect to y first? That gives you y cube upon what? Y cube upon 3. Yes or no? So 3 and 3 will be cancelled. Fine. Okay, so 3 and 3 will be cancelled, and y cube, if we do the cube of this number, then that will be twice बाहर आ जाएगा. Integration x square 4 minus 4x square to the power 3 by 2 after plugging on the limits, right? Now, right, yeah, correct, fine. 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, लिमिट वो प्लस हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा. चलिए इसका इंटीग्रेशन कौन करेगा, कैसे करें इसका इंटीग्रेशन? क्या x को कुछ रखें? मुझे लगता है 4 को बाहर निकाल लेना चाहिए. दिस 4 कैन बी टेकन आउट. 4 to the power 3 by 2, so that gives you 4 to the power 3 by 2, so 8 sir. x square 1 minus x square, yeah, 3 by 2. Gaurav Kumar, that is 8, correct? So 8 into 2 is 16 actually, so that's why I wrote 16. I think this is correct, Gaurav Kumar. Please verify. Let x equal to, let me substitute x equal to sine theta. I think that will be good choice, and that gives me dx is equal to cos theta d theta. Yeah, fine. Is it fine? Yes. So that gives you what 16 times. I think this is will be complicated. -1 जब रखेंगे तो एक काम करते हैं, इसको ट्वाइस लगा लेते हैं. cos की पावर 4 थीटा सर. अच्छा, ऐसा आ रहा है. तो जी इसको डबल प्रॉपर्टी लगा लें, ट्वाइस कर लें. इट्स ये इवन फंक्शन ना, तो डबल कर लिया 32 एंड 0 to 1 कर दिया, राइट? एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3 by 2 dx. अब ठीक है. नाउ सी 0 sin 0 is 0, sin 90 is 1, so 0 to pi by 2, and sin square theta, and this will be 1 minus sin square the cos square, cos cube, cos 4. गौरव कुमार cos की पावर 4 आ रही है और sin के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, क्या चाहिए? Is it fine? Now अब प्रॉब्लम ये है कि अब इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए? sin स्क्वायर cos थीटा, ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है. सर sin 2 थीटा हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा. नहीं, बड़ा लंबा पड़ेगा. मैं आपको एक नई चीज़ बताने जा रहा हूँ, पर नई चीज़ मैं बता तो दूँ, लेकिन वो आपको थोड़ा बैकग्राउंड चाहिए उसके लिए. बीटा गामा फंक्शन चाहिए मुझे आपको. चलिए कोई नहीं, बताता हूँ. 16 टाइम्स एक शॉर्टकट ट्रिक होती है. 2 plus 1 by 2, and this symbol is Sir, for 32 gamma. is- This is not 32. Sorry, 32. This is the symbol of gamma. This is not a square root. Please pay attention. I will write that. मैं भी लिख दूंगा उसको, चिंता मत करिए. This symbol जो square root जैसा लग रहा है लेकिन है नहीं. See this number. This is 2. That's why I did 2 plus 1 by 2. This number is 4. That's why you should write. Sorry. 4 plus 1 upon 2, and then divided by 2 times gamma p plus q, 2 plus 4 plus 1 upon 2. This is a complete formula, and I will write that formula here. जो formula use होता है, if you are facing an integral of this form, that 0 to pi by 2, and you have sine to the power p theta and cos to the power q theta d theta, that this is a shortcut formula to evaluate such integral, and formula is gamma. This is gamma actually, this is not a square root. I will tell you what is this, and then gamma q plus 1 upon 2, and then 2 times gamma p plus q plus 1 by 2, right? This is a secret formula I have used here, right? लेकिन वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे यूज किया. मतलब ये इससे यूज कैसे करते हैं, गामा को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, राइट? सी I will just evaluate this like 2, this will be cancelled, and this will give you
यस यस ऑफ कोर्स, सिर्फ 0 से π/2 शॉर्टकट होता है बहुत है, 16 आ जाएगा। दैट गिव्स यू गामा 3/2, that gives you gamma 5/2, that gives you gamma 4 + 6 7/2. So these are gamma actually, right? And now I will tell you how to evaluate gamma. Now it's an important remark, I will write them here. Note also, right? In fact this is a complete note actually, यहाँ से शुरू हो रहा है नोट, यहाँ से। वो क्या है मैं बता दूं, एक तो ये था फॉर्मूला, राइट। दूसरी बात कुछ छोटी सी ट्रिक थी कि दिस इज गामा, गामा n मीन्स n-1 फैक्टोरियल एक्चुअली, राइट। पहली बात तो ये होती है, ये तब होता है जब n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, राइट, तब तो ये बात सच होती है। लेकिन इफ n इज नॉट नेचुरल नंबर एंड इट्स अ फ्रैक्शन लाइक दिस जो आपको दिख रहा होगा, देन गामा 1/2 is equal to square root, this is square root of pi, you have to remember this. And third, if you're finding gamma 3/2, then that is actually gamma 1/2 times gamma 1/2. I mean you just go to subtract 1 from this number. अगर आप इससे 1 subtract करें तो कितना मिलेगा आपको, हाफ, और फिर यहीं पे स्टॉप करने के लिए गामा हाफ रख दीजिए, दैट गिव्स यू हाफ इनटू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। चलिए एक बार और करते हैं, अभी प्रैक्टिस करा देते हैं। गामा 5/2 अगर आपको निकाला जाए तो पहले 5/2 से 1 माइनस करिए तो आपको मिलेगा 3/2, फिर एक 1 माइनस करिए फिर मिलेगा 1/2, और जैसे 1/2 मिल जाएगा वहीं पे स्टॉप करके गामा वहीं पर स्टॉपिंग तरीके से होता है, गामा 1/2 स्टॉप हो जाता है। दैट गिव्स यू 3/4 स्क्वायर रूट ऑफ पाई। चलिए अब किसी को जोड़ लेते हैं अपने साथ, उससे करवाते हैं। सोनू कुमार अब बने हुए लाइन में, सोनू। यस सर। गामा 7/2 को बिल्कुल इसी अंदाज में बोलिए, सबसे पहले -1 करिए, फिर -1, फिर हाफ, अरे -1 तो करना है पहले, फिर -1, फिर हाफ, और जैसे ही हाफ आ जाए तो स्टॉप, हाफ गामा हाफ, राइट। कितना आ जाएगा, 15/8 रूट पाई एटसेट्रा एटसेट्रा, मतलब इसी अंदाज से आप बाकी भी निकाल सकते हैं। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये असल में एक टॉपिक होता है बीटा एंड गामा फंक्शन, उसके अंदर की, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है इस वक्त, राइट। तो ये काम आता है, शॉर्टकट है इस टाइप के इंटीग्रल को निकालने के लिए। तो आप देख पा रहे होंगे, अब बताइए मुझे इसी अंदाज से। 16 तो यहाँ पे लिखा हुआ ही है। चलिए गामा 3/2 का वैल्यू कहाँ गया, गामा 3/2 ये है 1/2 रूट पाई, 1/2 रूट पाई multiplied with gamma 5/2, 3/4 square root of pi divided by gamma 7/2, 15/8 square root of pi। तो मुझे लगता है कि 4 × 2 is 8, कैंसिल हो जाएगा, राइट। 8 तो हो गया कैंसिल, ओके। 16 × 3 48, इनफैक्ट 3 से 15 भी कैंसिल हो जाएगा, 3 5 15, so 16/5 रूट pi is a complete answer, right? And this symbol is called gamma function. I will write that here कि इसको जो लिखा जाता है, इस चीज को, इसको ये पढ़ा जाता है गामा फंक्शन, राइट। ये कुछ चीजें हैं जो पता होनी चाहिए अगर आप इसको शॉर्टकट करना चाहते हैं, अदरवाइज बड़ा लंबा हो जाएगा। और ये काम तभी करता है जब इंटीग्रेशन होना चाहिए 0 से π/2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम तो प्लीज बता दीजिए, एनी प्रॉब्लम।